हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 बार से ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। ए ऑप्शन है 60%, बी ऑप्शन है 70%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है 75%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। तो 65% है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है तांबा को, बी ऑप्शन है लोहा को, सी ऑप्शन है चांदी को, डी ऑप्शन है मैग्नीज को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। तो लोहा को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन था। ए ऑप्शन है मेजनी, बी ऑप्शन है गैरीबाल्डी, सी ऑप्शन है विक्टर इमैनुअल, डी ऑप्शन है मुसोलिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन था। तो मेजनी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। ए ऑप्शन है बुडापेस्ट, बी ऑप्शन है रोम, सी ऑप्शन है पेरिस, डी ऑप्शन है मॉस्को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है दार्जिलिंग में, डी ऑप्शन है हरियाणा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दार्जिलिंग में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये 10 बार से ज्यादा बार फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि बिस्मार्क क्या था। ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है नाटककार, सी ऑप्शन है संगीतज्ञ, डी ऑप्शन है कूटनीतिज्ञ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मार्क क्या था। तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है तुर्की को, बी ऑप्शन है मिस्र को, सी ऑप्शन है यूनान को, डी ऑप्शन है इंग्लैंड को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो तुर्की को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है इस्लामाबाद में, बी ऑप्शन है तारापुर में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है संघाई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। तो तारापुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न,
9 नंबर प्रश्न है कि जलवेराइन एक संस्था थी। ए ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, बी ऑप्शन है व्यापारियों की, सी ऑप्शन है विद्वानों की, डी ऑप्शन है पादरियों की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जलवेराइन एक संस्था थी, तो ये एक व्यापारियों की संस्था थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है नेहरू जी ने, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने, डी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। ए ऑप्शन है अनवीकरणीय, बी ऑप्शन है नवीकरणीय, सी ऑप्शन है जैव, डी ऑप्शन है चक्रीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। तो जो सौर ऊर्जा है ये निम्नकरणीय संसाधन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। ए ऑप्शन है वस्तु से वस्तु का, बी ऑप्शन है मुद्रा से वस्तु का, सी ऑप्शन है वस्तु से मुद्रा का, डी ऑप्शन है मुद्रा से मुद्रा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, तो वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक छपखाना का आविष्कार किसने किया था। ए ऑप्शन है गुटेनबर्ग ने, बी ऑप्शन है मार्को पोलो ने, सी ऑप्शन है लेनिन ने, डी ऑप्शन है न्यूटन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक छपखाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। ए ऑप्शन है मेधा पाटेकर ने, बी ऑप्शन है संदीप पांडे ने, सी ऑप्शन है अन्ना हजारे ने, डी ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, तो मेधा पाटेकर ने चलाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के 50 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 बार से ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, और जितना भी हम आपको प्रश्न बता रहे हैं ये चुन चुन कर लिखा गया है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। ए ऑप्शन है वित्त मंत्रालय के द्वारा, बी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, सी ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। ए ऑप्शन है उड़ीसा में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है गोवा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश
देश में हुआ? ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है जापान में, डी ऑप्शन है रोम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है? ए ऑप्शन है कृषक महाजन, बी ऑप्शन है प्राथमिक कृषि, सी ऑप्शन है भूमि विकास बैंक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है? तो दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंक प्रदान करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है मैग्नीज का, बी ऑप्शन है टीन का, सी ऑप्शन है लोहा का, डी ऑप्शन है बॉक्साइड का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइड का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था? ए ऑप्शन है भारत से, बी ऑप्शन है जापान से, सी ऑप्शन है चीन से, डी ऑप्शन है वियतनाम से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था? तो रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। ए ऑप्शन है जिला स्तर का, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय स्तर का, सी ऑप्शन है प्रांतीय स्तर का, डी ऑप्शन है विश्व स्तर का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरेगा एक कार्यक्रम है, तो नरेगा एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? ए ऑप्शन है डिगबोई, बी ऑप्शन है झरिया, सी ऑप्शन है घाटशिला, डी ऑप्शन है जादूगोड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो जादूगोड़ा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था? ए ऑप्शन है आयरलैंड में, बी ऑप्शन है इंग्लैंड में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है जर्मनी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था? तो आलू अकाल आयरलैंड में पड़ा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और ये 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम चुन कर लाए हैं जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 बार से ज्यादा बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु के, तो गुण की जानकारी लेनी चाहिए, मात्रा की जानकारी लेनी चाहिए, वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्व की जानकारी लेनी चाहिए, यानी सभी की जानकारी लेनी चाहिए। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम राज्य में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने, डी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि फूट डालो शासन करो की नीति किसने अपनाई? ए ऑप्शन है मुगलों ने, बी ऑप्शन है पारसियों ने, सी ऑप्शन है अंग्रेजों ने, डी ऑप्शन है मराठों ने। तो
तो यहाँ पे आपको बताना है कि फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी, तो ये अंग्रेजों ने अपनाई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, डी ऑप्शन है सौर ऊर्जा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो सौर ऊर्जा नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। ए ऑप्शन है कृषि की, बी ऑप्शन है मछली पालन की, सी ऑप्शन है खनिज की, डी ऑप्शन है उद्योग की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में किसकी प्रधानता है, तो बिहार में कृषि की प्रधानता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। ए ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था, बी ऑप्शन है द्विदलीय व्यवस्था, सी ऑप्शन है बहुदलीय व्यवस्था, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि चावल है। ए ऑप्शन है खरीफ फसल, बी ऑप्शन है रबी फसल, सी ऑप्शन है जायद फसल, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चावल है, तो जो चावल है ये एक खरीफ फसल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। ए ऑप्शन है कपास के लिए, बी ऑप्शन है गेहूं के लिए, सी ऑप्शन है चावल के लिए, डी ऑप्शन है ईख के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, तो जो काली मिट्टी होता है ये कपास के लिए उपयोगी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 7 मार्च को, बी ऑप्शन है 8 मार्च को, सी ऑप्शन है 5 मार्च को, डी ऑप्शन है 6 मार्च को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। ए ऑप्शन है सांसदों पर, बी ऑप्शन है विधायकों पर, सी ऑप्शन है सांसदों और विधायकों दोनों पर, डी ऑप्शन है राष्ट्रपति पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों दोनों पर लागू होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जनवरी को, बी ऑप्शन है 5 अगस्त को, सी ऑप्शन है 5 जून को, डी ऑप्शन है 5 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। ए ऑप्शन है पूर्णिया में, बी ऑप्शन है चेरापूंजी में, सी ऑप्शन है कोची में, डी ऑप्शन है मौनसिंहराम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो मौनसिंहराम में होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। ए ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाव, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय हित, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, डी ऑप्शन है अलगाववाद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है, तो अलगाववाद है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है कोयला के लिए, बी ऑप्शन है तेल शोधक कारखाना के लिए, सी ऑप्शन है खनिज तेल के लिए, डी ऑप्शन है परमाणु शक्ति के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो जो
मुंबई हाई है क्यों प्रसिद्ध है, तो ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ए ऑप्शन है ब्रिटेन में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। ए ऑप्शन है यूरेनियम, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है चूना पत्थर, डी ऑप्शन है कोयला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पेट्रोलियम के साथ। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है रूस में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो अपने देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है हरियाणा में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है, तो मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार अधिक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। ए ऑप्शन है पंजाब को, बी ऑप्शन है केरल को, सी ऑप्शन है बिहार को, डी ऑप्शन है दिल्ली को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं, तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय है। ए ऑप्शन है अफसरों के समूह से, बी ऑप्शन है सेनाओं के समूह से, सी ऑप्शन है व्यक्तियों के समूह से, डी ऑप्शन है किसानों के समूह से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दल का आशय है, तो राजनीतिक दल का आशय व्यक्तियों के समूहों से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ए ऑप्शन है तुंगभद्रा, बी ऑप्शन है अमरावती, सी ऑप्शन है चंबल, डी ऑप्शन है हीराकुंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तो तुंगभद्रा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है योजना मंत्री, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ए ऑप्शन है कबूतर, बी ऑप्शन है मयूर, सी ऑप्शन है हंस, डी ऑप्शन है तोता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर यानी मोर है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ए ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी, बी ऑप्शन है मरुस्थलीय मिट्टी, सी ऑप्शन है काली मिट्टी, डी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, तो
तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे चुन चुन के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखे थे जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में लगभग 10 बार से ज्यादा बार पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को आपको क्या करना है, लिख के याद कर लेना है और इसका रिवीजन करते रहना है, क्योंकि इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ए ऑप्शन है गन्ना को, बी ऑप्शन है कपास को, सी ऑप्शन है जूट को, डी ऑप्शन है चाय को। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।